नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये आप भी जानते हैं, और इनमें अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है। इसी साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होंगे और लगभग 9-10 महीने का वक्त बाकी है। जब जब चुनाव की तैयारियां होती हैं, चुनाव का ऐलान होता है, तब हर राजनेता और हर राजनीतिक दल उनका एक बयान जरूर आता है, और वो बयान होता है कि इस बार हम इतनी तादाद में सीटें लेकर आएंगे और सरकार हम बनाएंगे। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस का अपना दावा है, बीजेपी का अपना दावा है। कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयानों में कहा था कि कम से कम 156 सीटों पर कांग्रेस विजयी हासिल होगी, यानी कंप्लीट सरकार उनकी ही, कांग्रेस की ही बननी है। इनके बयानों के कुछ दिनों बाद ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम 200 सीटों पर फतेह हासिल करेंगे, बीजेपी 0 पर रहेगी। दरअसल इस विषय पर हम पहले भी, कुछ दिन पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं, आप लोग ने देखा होगा। लेकिन अब मसला ये कि वाकई कहानी क्या है, इन सीटों की कहानी क्या है। सवाल ये कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में जो लड़ाई होनी है, क्या वो कांग्रेस पार्टी की होनी है या दो नेताओं के बीच की होनी, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट। सचिन पायलट ने पिछले दिनों अपनी जनसभाएं की, लाखों की तादाद में वहां लोग मौजूद भी रहे, और उनको देखकर कई दूसरे नेता भी सोच में पड़े थे कि वाकई जिस तरीके से तादाद है, और सचिन पायलट लगातार कहते आ रहे हैं कि इस बार हम सरकार रिपीट करेंगे। तो कहानी क्या है इन आंकड़ों की, इन सियासी सीटों की, चुनाव की, इन तमाम मुद्दों पर। और मुद्दा आज की चर्चा का यह भी होगा कि किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे, कैसे उन्होंने अपना धरना स्थगित किया। सवाल और मुद्दा यह भी होगा कि कैसे एक निर्दलीय विधायक ने वापस 10 महीने पहले वाली अपनी कार्रवाई शुरू की। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, चर्चाएं होगी, और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो सवाल एक यही कि अब तबीयत कैसी है राजनीति की, और जो बयान आ रहे हैं आंकड़ों को, इनको लेकर क्या समझा जाए, लड़ाई किन किन के बीच में है? देखिए प्रदीप जी, आपने जैसे शुरू में कहा कि पहले अशोक गहलोत ने बयान दिया 156 सीटों के लिए, फिर डोटासरा ने 200 सीटों का टारगेट करने का बयान दिया। उसके बाद एक घटना और हुई कि विधानसभा में अशोक गहलोत ने कुछ डेटा पेश किए और ये बताया कि जो मेरा 4 साल का शासन है वर्सेज वसुंधरा का जो बीजेपी का 4 साल का शासन है, वो तुलनात्मक अध्ययन में, और उन्होंने कहा कि जो हमने 4 साल में काम किए उसके आगे वसुंधरा शासन के जो 4 साल थे पिछले, वो कहीं लगते नहीं, यानी इतने काम हुए ही नहीं। हमारा जो शासन है वो द बेस्ट है और इससे बेहतर शासन बीजेपी कभी दे नहीं सकती, ये उन्होंने कहा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ हो क्यों रहा है। देखिए, राजस्थान की राजनीति में जो कांग्रेस की राजनीति है बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। हम लगातार हम कहते रहते हैं, लेकिन अब वो दिलचस्प मोड़ से एकल मोड़ पर पहुंच चुकी है। और एकल मोड़ क्या है? एकल मोड़ ये है कि अब अशोक गहलोत, ये तो कोई शक नहीं है कि राजस्थान की कांग्रेस से बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब राजस्थान की कांग्रेस भी अलग हो गई एक तरह से, और अब जो फाइटिंग है वो अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी को नहीं जोड़ रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो फाइट बाद में होगी, पहले वो सचिन पायलट से फाइट कर रहे हैं, 4 साल से फाइट करते रहे, लेकिन अब पायलट की लड़ाई है और जो अशोक गहलोत का जो दावा है वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां पर इनकी तकदीरों का फैसला होना है। देखिए, फैसला क्यों होना है? सचिन पायलट लगातार ये सवाल उठाते रहे कि हम पिछले 2 दफा क्यों हारे। नंबर 1, हर बार हम सत्ता में होते हैं, हम क्यों हार जाते हैं? तो उनका सीधा सीधा टारगेट, सीधा सीधा जो एंगल है वो अशोक गहलोत की तरफ है। इसका मतलब हम भी लगातार कह रहे हैं कि परिपाटी ये कि एक बार तू एक बार मैं, मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। तो ये सीधा अशोक गहलोत पे इंडिकेशन है। हाँ, अब पूरा सिनेरियो ये बन गया, अगर कांग्रेस की हार होगी तो वो कांग्रेस की हार नहीं होगी, हार होगी अशोक गहलोत की। और अगर सत्ता रिपीट होती है तो वो सत्ता रिपीट कांग्रेस की नहीं होगी।
अशोक वो अशोक गहलोत की रिपीट होगी। जब अशोक गहलोत को अच्छी तरह समझ में आ गया कि सत्ता का हार या सत्ता की रिपीट होना, इसका श्रेय या इसका ठीकरा अशोक गहलोत के पर ही फूटना है, तो अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से चीजों को अपने हाथ में ले लिया है। कांग्रेस अब इतर हो चुकी है क्योंकि दो टुकड़ों में विभाजित है, वो अलग हो गई। आपने एक चीज और नोट की कि जब उन्होंने विधानसभा में ये रखा कि हमारे 4 साल के शासन के आगे बीजेपी का शासन बिल्कुल बेकार है, बाकायदा उन्होंने आंकड़े बताए, तो उस समय कोई और मंत्री बयान नहीं दे रहा है, कोई और मंत्री डिफेंड नहीं कर रहा है, कोई और मंत्री आके दावा नहीं कर रहे हैं कि नहीं हमने अपने काम किए इसलिए हम सरकार को रिपीट करेंगे। अशोक गहलोत कह रहे हैं सिर्फ। तो एक तरह से पूरी तरीके से जो चुनावी चादर है वो अशोक गहलोत ने ओढ़ ली है, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब जो चुनाव में अगर हार होगी तो वो कांग्रेस की नहीं होगी, क्योंकि अशोक उस सचिन पायलट ही कहेंगे कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमें कारण तलाश करना चाहिए, हम क्यों हार जाते हैं, हमने कारण तलाश नहीं किया इसलिए हम हार गए और उसका नतीजा ये है। और अगर जीत होगी तो 100% वो अशोक गहलोत की जीत होगी। इसलिए अशोक गहलोत अब पूरी तरह फ्रंट लाइन में है और वो पूरी तरीके से अब हार और जीत को यानी पायलट को वो बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। हाँ, पायलट तो देखिए, पायलट दूर एक तरह से हो चुके हैं। ये अलग बात है कि अशोक गहलोत आज भी दिल्ली में है, दिल्ली जा रहे हैं वो, और दिल्ली में वहां पर बात होगी, वो बात अडानी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर यहां पर होगी, क्योंकि कांग्रेस बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में है कि एक तरफ अडानी को लेकर आप जयपुर समेत पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी अडानी के लिए अशोक गहलोत रेड कार्पेट बिछाते हैं, अडानी भाई बोलते हैं, अडानी के साथ शेयर शीट करते हैं और राजस्थान के विकास में अडानी के लिए जमीनों का आवंटन कर रहे हैं। तो एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। तो ये इस सिचुएशन के अंदर उनको दिल्ली बुलाया गया है। वो दिल्ली में अडानी की बात होगी, दिल्ली में सचिन पायलट की बात होगी, दिल्ली में कुछ और बातें होगी, लेकिन दिल्ली में भी शायद वो यही कहेंगे कि कांग्रेस को अब सत्ता में रिपीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये पूरी तरीके से आप मान के चलिए प्रदीप जी, अब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस नहीं है, अब लड़ाई अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट जी। यानी गहलोत अब फुल कॉन्फिडेंट है। हाँ, गहलोत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो समझ गए हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस तो उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जब सहाय आपके बढ़ गया और अब अशोक गहलोत समझ गए हैं कि इस बार अशोक गहलोत की हार का मतलब है कि अशोक गहलोत ऑलमोस्ट भले ही कितने जादूगर हों पिक्चर से आउट हो जाएंगे, इसलिए वो समझ गए अब वो पूरी तरह सेहरा अपने पर। यानी कुल मिला के रिस्क तो ली है जी, रिस्क तो ली है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट खेमा लगातार दबाव बना रहे हैं, उनकी बयानबाजियां वो पहले से आती रही हैं। अब इन्होंने अपने एक इसको कह सकते हैं कि एक वजूद वाला सवाल वो बना लिया कि हाँ मैं राजस्थान में कितना मजबूत हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जो सोच है गहलोत की, क्या लगता है कि हाँ पूरे माहौल को देखते हुए कामयाब हो पाएंगे? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हम जब कैलकुलेशन करते हैं, सतही तौर पे बात करते हैं, तो हमको लगता है कि रिपीट होना मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि 200 सीटों की बात करना, तो खैर उस पर तो हम क्या बात करें, पर 156 सीटों की बात करना अशोक गहलोत का, उसको हम दिवा सपना मानते हैं। राजनीति में हो कुछ भी सकता है, लेकिन वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें मुझे नहीं लगता कि, और हमको क्या बल्कि सभी विश्लेषकों को नहीं लगता कि सरकार। लेकिन ये तमाम चीजें पायलट के दिमाग में भी तो चल रही होंगी। तो पायलट के दिमाग में देखिए एक ही चीज चल रही है, क्योंकि पायलट तो बहुत अच्छी तरह समझ गए ना कि अगर ये सरकार जाती है तो पायलट को नुकसान शून्य होगा, क्योंकि पायलट तो लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये उनके सिपह सालार तो कह रहे हैं कि छोटी कार जितने विधायक हमारे आएंगे, और अगर सरकार जीत जाती है तो पायलट शून्य हो जाएंगे, क्योंकि पायलट को मिलेगा क्या, वहां तो अशोक गहलोत की जीत है वो, तो पायलट अगले 5 साल के लिए आउट है। तो इसलिए वो सारी चीजें उनके चल रही है। तो पायलट क्या है, पायलट देखिए, पायलट बहुत संभल के गेम कर रहे हैं। एक तरफ वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, दूसरी तरफ वो बार बार जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 बार हार चुके हैं सत्ता में होने के बाद भी, इसका कारण तलाश कीजिए। और कारण क्या है, कारण तो अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत सीट पे होते हैं तो हार जाते हैं, वही तो कारण है। पर वो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, वो ऊपर पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके कारण तलाश कीजिए, उस कारण को रिमूव कीजिए। वो यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो अब अगर ये हार जाते हैं तो ये कहेंगे मैं तो बार बार कह रहा हूं, सचिन पायलट बोलेंगे कारण तलाश कीजिए, अपने कारण तलाश नहीं किया, हार गए। अगर एक पल के लिए जीत जाते हैं तो वो ये कहेंगे देखो मैं तो मैदान में उतरा, मैदान में उतर के मैंने बार बार सबसे आह्वान किया कि ये परिपाटी बदलनी चाहिए, सरकार रिपीट होनी चाहिए, लोगों ने हमारी बात सुनी और मैंने पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते सरकार रिपीट करवा दी। तो वो
अंदर से जो हिडन एजेंडा, यानी वो उसको खोखला, गहलोत जो है वो खुद खोखला कर रहे हैं हाँ पायलट को, ये माना जाए। ये आप समझ लीजिए। और अशोक गहलोत फ्रंट लाइन में है। अशोक गहलोत पूरी तरीके से जिम्मेदारी ओढ़ चुके हैं सरकार को रिपीट करवाने की, और वो सोनिया और राहुल को भी यही बोलने वाले हैं कि इस बार रिपीटेशन होगा। और एक मजेदार बात और बताता हूं मैं आपको कि देखिए यहां पे दूसरा काम क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की तरफ लोलुप निगाहों से ये सोचकर देख रही है कि हम कुछ करें ना करें, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का अंतर विरोध है उससे हमारे पास सत्ता आ जाएगी। और अशोक गहलोत ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर कलह है, जो अंतर विरोध है, और जो विभिन्न खेमे बन चुके हैं जो 10 के आसपास हैं, उनकी वजह से सत्ता हमारी रिपीट हो जाएगी। अब मजेदार बात देखिएगा इस बार कि अपने कामों से ज्यादा दूसरे की अंतर कलह, उससे सरकार रिपीट होने की उम्मीद वो उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मजेदार सा सीनियर इस समय है, जबकि होता पहले ये था कि हम या तो अपने कामों के दम पे आने की कोशिश करते या हम सामने वाली पार्टी की कमजोरी गिनाते। इस बार वो देख रहे हैं कि अगर मेरे अंतर कलह है तो तुम्हारी भी अंतर कलह है, मेरे ईगो की लड़ाई तो तुम्हारी भी ईगो की लड़ाई है। अब जनता, यानी कांग्रेस की कहानी तो इस समय कुल मिलाकर बड़ा पेचीदा है। अब यहाँ पर पिछले दिनों से एक तस्वीर और नजर आ रही है, किरोड़ी लाल मीणा ये लगातार जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए थे, और हाल ही में इन्होंने धरना स्थगित कर दिया। जब इन्होंने धरना शुरू किया तो सतीश पूनिया भी वहाँ पर पहुँचे, वसुंधरा राजे भी पहुँची, एक दो लीडर्स और भी पहुँचे थे। जैसा कि किरोड़ी जी का आरोप सीधा कि भाई पूनिया जी जो कह के गए वो नहीं हुआ, यानी उन्होंने सतीश पूनिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, उन पर भी सवाल उठा दिए। लगता क्या है इसके पीछे की, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि राजस्थान में 200 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, किरोड़ी लाल मीणा का अपना एक अलग चल रहा है मामला, और इधर हनुमान बेनीवाल। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं कुछ एक नई तस्वीर और उभर कर सामने आ सकती है? देखिए इस बार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बहुत मजेदार किस्से होने वाले हैं। जहां तक किरोड़ी लाल मीणा जी का सवाल है, देखिए किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा एक कदावर राजनेता है, दबंग राजनेता है, और उनके पीछे एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। जैसे कहते हैं कि शायद राजस्थान में उनसे बड़ी फॉलोइंग किसी पास है नहीं, उनके समर्थक। उसके बाद में नंबर आ रहा है सचिन पायलट का, उसके बाद नंबर आ रहा है हनुमान बेनीवाल का, व्यक्तिगत नेता के तौर पर आप देखें तो। अब किरोड़ी लाल मीणा की जो दर्द और वेदना ये है कि उन्होंने जब 2012-13 में राजपा का गठन किया, उस समय भी उनका विरोध वसुंधरा सिंधिया से था, और उनकी दिक्कत ये थी कि उनका इतना बड़ा कद होने के बावजूद, इतनी सारी सीटें जिताने के सामर्थ्य के बावजूद, ना तो उनको तवज्जो दी जाती है और ना उनके समर्थकों को तवज्जो दी जाती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में दबंग है, वहां पर वो अपने समर्थकों की सीटें मांगते हैं, और जब उनको नहीं मिलता तो उनको गुस्सा आता। और ये लाजमी बात है कि जिस नेता के पीछे इतना बड़ा हुजूम हो, वो नेता बटरिंग तो नहीं कर सकता, वो आपकी चमचागिरी तो नहीं करेगा किसी की। अब आज राजस्थान की राजनीति में आप देखें तो पिछले 4 साल को आप देख लीजिए, अलवर से पुजारी के शव को लेने का मामला हो, या आमागढ़ की पहाड़ियों पर रात को झंडा फहराने का मामला हो, या आज ये जो आंदोलन वो दौसा से जो बेरोजगारों को लेकर पेपर लीक वगैरह का मसला, ये तमाम का हुजूम, बिल्कुल, और कई बार वो गुरिल्ला स्टाइल में काम करते हैं। बिल्कुल, जो पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, क्या उसमें कोई ऐसा राजनेता है जिसके पीछे इतना हुजूम आ सकता हो? क्या सतीश पूनिया उस कद के हैं? क्या गजेंद्र शेखावत उस कद के हैं? आप बताइए। बिल्कुल, तो वो नहीं है। तो उनकी वेदना ये है कि जब इतना सारा हुजूम में लेकर आता हूं, इतना फॉलोइंग मेरे पास में है, मैं सामने वाली जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उसके नाक में दम कर सकता हूं, तो उसके बावजूद भी ना तो मुझे कोई पद दिया जाता है, उनको कोई पद नहीं, राज्य सांसद में सिंपल हुए। और शायद लगता ये भी नहीं है कि बीजेपी के जो बड़े और लीडर्स हैं वो शायद इनके साथ में कदम से कदम मिला रहे हो, ऐसा लगता भी नहीं। 2018 में जब इनको राज्यसभा बनाया गया था, और जब राजपा का विघटन करके इन्होंने विलय कर दिया था, एक तरह से गोलबाजी उसमें चली गई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये थी कि किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसपी के कोख से जन्मे हैं। वो ना उनको छोड़ सकती थी ना साथ में ले सकती थी, तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उपाय ये निकाला कि राज्यसभा सांसद बनाकर उनको राज्यसभा भेज दिया, और एक तरह से रिटायर करना मान सकते हैं आप कि ठीक है अब आप शांत हो जाएंगे क्योंकि आप हमारी तरफ से राज्य सांसद हैं, और उसकी जगह नए क्षत्रप पैदा होंगे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा भी शायद इस बात को समझ गए कि अगर मैं 6 साल बिल्कुल आइसोलेट रहा, दिल्ली में रहा, राज्यसभा में रिटायरमेंट काटता रहा, तो मेरा वजूद, मेरी जड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए राज्यसभा में जाने के बावजूद भी उन्होंने राजस्थान में एक्टिविटीज को बंद नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी की यही तकलीफ है कि उनकी जो राजनीति है उसके आगे सब बोने नजर आते हैं, उनका जो हुजूम उसके आगे सब बोने नजर आते हैं।
तो इसीलिए उन्होंने जो आरोप आज लगाया, जो सतीश पूनिया पे जो सीधा सीधा आरोप लगाया प्रदीप जी, वो आरोप बड़ा गंभीर आरोप है। उन्होंने उनके नेतृत्व क्षमता पर आरोप लगाया है, उन्होंने उसके इन्वॉल्वमेंट पे आरोप लगाया, और उनकी तकलीफ जायज है। इतना बड़ा रेलवे लेकर आया, लेकिन उस दौसा से लेकर जयपुर तक कोई आया नहीं। उसके बाद जो लोग पहुंचे, सतीश पूनिया से लेकर बाकी नेता पहुंचे, वो पहुंचा सिर्फ एक तरह से मिजाज कुर्सी कह लीजिए, फॉर्मेलिटीज कह लीजिए, कुछ देर बैठकर वापस आ गए। लेकिन ना तो उन्होंने अपने युवा मोर्चे को भेजा, ना किसी और को भेजा, क्योंकि किरोड़ी लाल जी का आरोप यही था कि जो वादा करके गए थे वो पूरा नहीं किया है। तो अब यहाँ पर क्या है, आपका सवाल ये होगा कि भाई जो किरोड़ी लाल मीणा जो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या ये विद्रोहात्मक तेवर है या कोई नई खिचड़ी यहाँ पर पकने वाली है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि अगर किरोड़ी लाल मीणा मेरे साथ आ जाए और सचिन पायलट आ जाए तो हमें किसी की जरूरत नहीं, सरकार हम बना लेंगे। और हनुमान बेनीवाल के साथ हनुमान बेनीवाल के साथ में किरोड़ी लाल मीणा के बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि जब राजपा बनाई थी उस समय राजपा के उद्घाटन समारोह जो गोगुंदा में हुआ था 2013 के अंदर, उस मंच के ऊपर खुद हनुमान बेनीवाल मौजूद थे। और हनुमान बेनीवाल वो शख्सियत है जिन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को जब भाजपा में जा रहे थे तब ये कहा था कि भाजपा मत जाइए, आप अलग पार्टी बना के रहिए, मेरे साथ आ जाइए, हम इनको धूल चढ़ा देंगे। लेकिन ये अपनी जो भी समस्या होंगी पार्टी को लेकर के, इनका जो कैलकुलेशन होगा किरोड़ी लाल मीणा का, ये वहां पर चले गए। तो ये जो उन्होंने आरोप, क्योंकि देखिए ये इस तरह के गंभीर जब आरोप लगाए जाते हैं तो एक तरह से कांग्रेस को अपने बैठे बैठे एक मुद्दा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान का शीर्ष नेतृत्व सतीश पूनिया, वो तो अक्षम है, क्योंकि उन्हीं के कद्दावर लीडर, उन्हीं के राज्यसभा सांसद उनको कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं। तो इधर सचिन पायलट अशोक गहलोत को खड़ा कर रहे हैं उनकी क्षमता के ऊपर, और इधर किरोड़ी लाल मीणा सतीश पूनिया को खड़ा कर रहे हैं। उधर वसुंधरा राजे सिंधिया सतीश पूनिया पर अटैक करेंगी, बिल्कुल। उधर अपना एक अलग से खिचड़ी पकाएंगे गजेंद्र शेखावत, उधर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो भी अपने एक अलग यानी शुरू कर चुके हैं। अलग अलग चूल्हों पर अलग अलग जो सियासी डेगचियां हैं उनमें खिचड़ी पक रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इसलिए मैंने आपसे कहा कि अशोक गहलोत जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सचिन पायलट से लड़ रहे हैं सत्ता वापसी के लिए, वो लड़ाई बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो लड़ाई आपस में अंदरूनी लड़ रही कि हम एक दूसरे को निपटाएं और हम सत्ता में शीर्ष पर आकर बैठे। कुल मिलाकर सत्ता की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब जिस तरीके से बैरूड विधायक जो बलजीत यादव हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो अशोक गहलोत ने उनसे उनकी मांगों को लेकर जो वायदा किया वो पूरा नहीं किया। 10 महीने बाद वापस सेंट्रल पार्क में उनकी दौड़ शुरू हो गई। ठीक है, उनका एक अपना अंदाज है, किसी को नुकसान नहीं है, अपने अपने दौड़ लगा रहे हैं, वो एक विरोध जताने का अपना एक तरीका हो गया। लेकिन ये जो आरोप लगते हैं अक्सर कि सरकार हमारी नहीं सुनती, और ये सरकार से जुड़े हुए लोग ही, कुछ दिन पहले संयम लोढ़ा ने भी जैसे सवाल उठाए थे विधानसभा में बजरी माफियाओं पर, तमाम तरह की चीज़ें, जबकि वो उनके सलाहकार हैं। तो अब ये जो फाइनल एंड जो होना है वो क्या लग रहा है? क्योंकि आप ये तो कह चुके कि गहलोत खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं खुद की जीत के लिए, लेकिन जब उन्हीं की टीम के लोग, उसी सरकार के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जब वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हैं तो फिर ये कितना कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है कि इन्हीं के सरकार के मंत्री, इन्हीं के सरकार के विधायक, इन्हीं के सरकार पर सवाल उठाते हैं और उन्हें कोई शांत करने वाला नहीं है। ना खड़गे कुछ कह पा रहे हैं, बिल्कुल, ना वेणुगोपाल कुछ कह पा रहे हैं, ना राहुल कुछ कह पा रहे हैं, ना सोनिया कुछ कह पा रही है, ना डोटासरा कुछ कह पा रहे हैं। इसके दो मतलब निकलते हैं हमारी दृष्टि में। पहला मतलब तो ये है कि भरत सिंह हो, चाहे हरीश चौधरी हो, चाहे बलजीत यादव हो, चाहे कोई और हो, या जो गुनाह है वो हो, देखिए दो मतलब इसके हैं। पहला मतलब कि कहीं न कहीं सत्ता की चूलें हिलती भी लग रही है और अपना अपना खेमा बचाने में लग रहे हैं कि हम ये विरोध करके अपने जो हमारे मतदाता हैं उनके पास आकर हम एक खोल उड़ेंगे और कहेंगे कि देखो हमने तो आंदोलन भी किए आपके लिए, हमने सब कुछ किया, सरकार निकम्मी थी, सरकार ने सुनी नहीं, सरकार ने काम नहीं किए, लेकिन मैं आपके लड़ा, इसलिए मुझे आप जिताइए, सरकार के काम को छोड़ दीजिए। पर्सनल लड़ाई हो गई, क्योंकि उनको चुनाव में जाना है। बिल्कुल। और जहां तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं थी, रोका क्यों नहीं जाता, तो मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस के इतिहास का सबसे कमजोर नेतृत्व इस समय है दिल्ली में, जो सोनिया राहुल के। अच्छा, एक चर्चा और चल रही है कि इसी महीने के आखिर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होने वाला है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई अब सचिन पायलट और पहले की जो उन्होंने जो अपने नियम कायदे जो भी बनाए थे, लिस्टिंग बनाई थी, उनको अमल में लाना शुरू करेंगे। क्या लगता है कि अब जो अधिवेशन होगा उसमें पायलट का मसला
कुछ इनकी उड़ान हो जाएगी? नहीं नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है, बार बार मैं कहता रहा हूँ, और मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से कह रहा हूँ कि सचिन पायलट का चैप्टर राजस्थान में इस इलेक्शन तक कोई बहुत बड़ा पद पाने का क्लोज हो चुका है, वो बहुत पहले क्लोज हो गया। क्योंकि जो अशोक गहलोत हैं, उनकी जो छवि है, उनका जो कहते हैं वो लार्जर देन कांग्रेस हो गया। और ऐसे में अशोक गहलोत उनको किसी ऐसे पावर सेंटर में नहीं आने देंगे जो उनके ऊपर जिसका असर हो। इसलिए पूरी तरीके से हार जीत उनके जिम्मे में है, वो अपना सर पे लेके चलेंगे उसको। तो सचिन पायलट का मुद्दा कुछ नहीं होगा। जहां तक सवाल सचिन पायलट को सिर्फ लॉलीपॉप देने का है या उनको आश्वासन देने का है, तो ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि उनको अगले 5 साल के लिए लॉलीपॉप दिया जाएगा। इस इलेक्शन तक अगले 9 महीने के अंदर कुछ होगा, इसकी कोई संभावना वहां पर नहीं है। जहां तक अधिवेशन का सामान है, तो देखिए अधिवेशन तो उदयपुर के अंदर भी हुआ था। उदयपुर में बड़ी बड़ी बातें कही थी, युवाओं को इतनी पद देंगे, महिलाओं को इतना देंगे, हम एक परिवार में 2 जनों को नहीं देंगे। हुआ क्या है? आज जो कांग्रेस के जो NSUI के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कौन लोग हैं? उसमें तो सारे कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मंत्री रहे हैं, उनके परिवार के बच्चे उसके अंदर भाग ले रहे हैं। और उसमें कहा जाएगा तो इलेक्शन फाइट करके आए हैं। तो ये अधिवेशन क्या है? अधिवेशन ठीक है, पार्टी का अधिवेशन है। उस अधिवेशन से कोई अमृत मंथन निकल कर आएगा और उस अमृत के अंदर से कांग्रेस को कोई बड़ी संजीवनी मिलेगी, इसकी बात की संभावनाएं शून्य है। बातें होंगी वहां पर, बातों में, वायदों में कमी नहीं होगी। वो कमी नहीं होगी। एक बार फिर से बहुत सारी चीज दोहराई जाएंगी। हम कायाकल्प करेंगे, परिवर्तन करेंगे, लेकिन परिवर्तन कायाकल्प करेगा कौन? वो ऑरा है किसका? वो माता है किसका? वो सोनिया गांधी के पास भी नहीं है, राहुल गांधी के पास भी नहीं है, प्रियंका गांधी के पास भी नहीं, क्योंकि इनके लीडर से बड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में अधिवेशन एक फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, एक वहां पे माहौल पैदा करना है, लोगों को बुलाना है, वहां पे जय जयकार करनी है, भाषण होंगे, ये सारे काम होंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि राजस्थान में अब सचिन पायलट की जो कहानी है, इनका सियासी विमान अब ज्यादा उड़ने वाला नहीं लगता है, कम से कम विधानसभा चुनाव तक। हाँ, हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें और राजनीतिक जो चश्मे से हम देखा करते हैं चीजों को, उससे यही लगता है कि सचिन पायलट अपने वजूद को साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो जो सम्मेलन होगा 22-23 का, उसके बाद आप देखेंगे कि शायद कुल मिला के दोनों ही, पायलट भी और गहलोत दोनों भी, के वजूद दोनों अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ने इस बार जो इलेक्शन होंगे, प्रदीप जी आप लिख कर रख लीजिए, इस बार जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन एक के वजूद को खत्म कर देगा। अगर गहलोत जीते तो सचिन पायलट की राजनीति बहुत नेपथ्य में चली जाएगी, क्योंकि इन 5 सालों में अगर उन्होंने यहाँ इस लेवल तक पहुंचा दिया सचिन पायलट को, आज वो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचिए अगर सरकार वापस सत्ता में आ गई और गहलोत आ गए तो वो सचिन पायलट का क्या करेंगे? और अगर अशोक गहलोत हार गए तो फिर यकीन मान के चलिएगा कि अशोक गहलोत कितनी भी जादूगरी लगा दें, अशोक गहलोत भी नेपथ्य में चले जाएंगे, उम्र के हिसाब से भी, और जो कुछ सीन क्रिएट होगा उसके हिसाब से। फिर अशोक गहलोत का कम से कम राजस्थान की राजनीति में 5 साल के बाद इसी अंदाज में, इसी मोड के अंदर वापस आना बहुत मुश्किल है। हो कुछ भी सकता है राजनीति में, पर संभावनाएं बहुत। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर राजनीति का जो सियासी ऊंट है, वाकई किस करवट बैठेगा भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो तमाम जो माहौल बना हुआ है, तमाम जो उछाड़ पकड़ जो हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अलग अलग चिन्हित कर रही हैं, अलग अलग सूचनाएं देने में जुटी हैं। कुल मिलाकर कहानी ये, पहले भी हमने कहा कि इस फरवरी में कुछ हो सकता है, चूँकि अब फरवरी में मुश्किल से 20-22 दिन बचे हैं, तो इन 20-22 दिनों में और क्या क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन में क्या चीज़ें होती हैं, और जिस तरीके से यहाँ गुप्ता जी का सीधे तौर पर कहना कि इस समय 2 ही लोगों की अपने पर्सनल वजूद के लिए लड़ाई है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। अब कहानी सीधी सी ये है कि कौन अपने माथे ठीकरा फुड़वाने की कोशिश करता है या कौन सहरा बंधवाना चाहता है। तमाम चीज़ें, राजनीति है, चर्चाएं लगातार जारी चलती रहेंगी और आपसे मुखातिब होते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। नमस्कार।